हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। सीजीपीएससी की तैयारी में छत्तीसगढ़ का भूगोल एक ऐसा हथियार है जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो आपको मेरिट लिस्ट में जगह दिला सकता है। लेकिन सिर्फ सिलेबस और किताबों से काम नहीं चलेगा। आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताने जा रहा हूं जो आपकी तैयारी का पूरा तरीका बदल देगी। यह सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि स्मार्टली स्कोर करने का प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सिलेबस का माइक्रो ब्रेकडाउन। सिर्फ सिलेबस पढ़ना काफी नहीं है, हम इसे 5 प्रमुख भागों में बांटेंगे। पहला भौतिक भूगोल, जिसमें भौगोलिक स्थिति और भू आकृतिक प्रदेश आते हैं। दूसरा नदी और जल संसाधन, जो सबसे ज्यादा सवाल लेकर आता है। तीसरा जैविक भूगोल, जिसमें वन और वन्य जीव आते हैं। चौथा है जलवायु और मृदा, और पांचवा है आर्थिक भूगोल। इस तरह से आप हर सेक्शन को अलग अलग टारगेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं सोर्सेस की। यहाँ गेम चेंजर है आपकी रणनीति। एक अच्छी किताब तो लेनी ही है, लेकिन असली ब्रह्मास्त्र है मैप। आपको अपने स्टडी रूम में छत्तीसगढ़ के कम से कम 3 मैप लगाने हैं। एक राजनीतिक मैप जिसमें सारे जिले हों, एक भू आकृतिक मैप जिसमें पहाड़, पठार और नदियां हों, और एक खनिज मैप। इसके अलावा सरकारी विभाग की वेबसाइट से ताजा रिपोर्ट और आंकड़े भी ट्रैक करें, जैसे कि सीजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगला स्टेप है इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नोट्स बनाना। यहाँ सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि इंटरलिंकिंग नोट्स बनाएंगे। नदियों के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएं जो उनके उद्गम से लेकर संगम तक का पूरा रास्ता दिखाएगा। हर नदी के लिए एक फैक्ट शीट बनाएं। भू आकृतिक प्रदेशों को याद करने के लिए एक कंपैरिजन टेबल बनाएं, जिससे आपको उनकी समानताएं और अंतर याद रहे। और खनिजों के लिए नोट्स कॉपी में लिखने के बजाय सीधे मैप पर पेंसिल से मार्क करें। यह तरीका आपकी विजुअल मेमोरी को एक्टिवेट करेगा। तो चलिए इन तरीकों को एक बार हम लाइव देख भी लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ हम नदी तंत्र का फ्लो चार्ट और फैक्ट शीट बनाएंगे। नदी हमने लिया है महानदी अपवा तंत्र। सबसे पहले फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो महानदी, इसके बाद इसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत धमतरी। लंबाई देखें तो 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। और यहाँ पर है सहायक नदियां, जिनका दिशा यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि दाएं और बाएं से जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसको आप कैसे एक फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे महानदी। यहाँ से आप फ्लो चार्ट में 1, 2 और 3 इसके ब्रांचेस निकाल दें। जितने भी फैक्ट हैं हम उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम 3 फैक्ट को लेकर चलेंगे। तो पहला फैक्ट यहाँ पर हम देखेंगे इसकी लंबाई, उद्गम और विसर्जन, और सहायक नदियां। इसके बाद सहायक नदियां में हम 2 पार्ट कर लेंगे, एक दाईं ओर से और एक बाईं ओर से आने वाले नदियां। अब यहाँ आप जितनी भी दाएं वाली नदियां हैं इनको लिख लेंगे, और यहाँ पर बाईं ओर से जो भी सहायक नदियां हैं उनको लिख लेंगे। इसके बाद आप सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई नदी का नाम आपने लिख दिया तो उसका जो लेंथ है, उसका उद्गम स्थल, इस प्रकार आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं एक बड़े से चार्ट पेपर में, जिसको आप अपने कमरे में चिपका सकते हैं। और जब भी आपका नजर इस पर पड़ेगा तो आपको ये रिवाइज होते रहेगा और सारी नदियों का उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियां आपको याद हो जाएंगी। अगला है फैक्ट शीट। किसी एक सहायक नदी के लिए आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि शिवनाथ महानदी का सहायक नदी है तो इसका उद्गम स्थल हम देख लेंगे। कुल लंबाई 290 किलोमीटर। विशेषता में देखें तो यह महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ तक हमने नदी का नाम, उद्गम, लंबाई और विशेषता देख लिया। अब इसका प्रवाह क्षेत्र में राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा जितने भी प्रवाह क्षेत्र हैं उसको लिख लेंगे। और इसके बाद हम लिख लेंगे कि इस नदी के किनारे, या किसी भी नदी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं जो इसके तट पर बसे हैं। तो इस प्रकार हमने जो प्रमुख नदी है उसका एक फ्लो चार्ट बना लिया, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद जो उसकी सहायक नदियां हैं उसका एक फैक्ट शीट बना लिया। अगला है भू आकृतिक प्रदेश या भूगर्भिक संरचना। इसका तुलनात्मक अध्ययन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक भू आकृतिक प्रदेश हो गया या किसी भी चीज का हमें विशेषता याद रखना है, तो हम उसे तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से फिट होगा।
जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार और महानदी बेसिन को लिया है जो छत्तीसगढ़ का मैदान का हिस्सा है। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स लिए हैं जिसमें हम इसका कंपैरिजन करेंगे वो है भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, मृदा, प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियां, प्रमुख खनिज और प्रमुख फसलें। तो यहाँ पर तो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं कंपैरिजन के लिए। आप यहाँ पर 2, 3 या 4 भी ले सकते हैं और एक बड़े से शीट पर बना सकते हैं और इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगला है खनिज। तो खनिज के लिए हम सीधे मैप पर इसको प्लॉट करेंगे कि कौन से जिले में क्या खनिज मिलता है। और इसके लिए आप छत्तीसगढ़ का मैप जो है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या अपने हाथ से भी बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे कोयला खनिज का क्षेत्र। तो कोयला खनिज का जो क्षेत्र है वो है सूरजपुर और कोरिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सूरजपुर और कोरिया जिला है इसमें आप पेंसिल से कोयला लिख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में आपको एक डाटा भी मिल जाएगा कोयले का। तो अगर कोयला को आप प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोयला लिखने के बाद उसका जो डेटा है उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सब जानते हैं कोरबा जो है वो ऊर्जा राजधानी है। तो आप यहाँ पर भी छोटा सा कोयला लिखकर यहाँ ऊर्जा राजधानी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं लॉ एस के लिए। तो लॉ एस का क्षेत्र है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में आप क्या लिख सकते हैं, लॉ एस। और जो क्षेत्र यहाँ पर मिलते हैं यानी कि किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, तो आप ये जो जगह के नाम है यहाँ पर लिख दें। इसके बाद जो यहाँ का विशेष बात है यानी कि एशिया का सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर किसका, लॉ एस का, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद चूना का क्षेत्र देखें तो बलौदा बाजार चूना का क्षेत्र है। तो आप बलौदा बाजार जहां भी है यहाँ पर चूना क्षेत्र का जो डिस्क्रिप्शन है ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मैप के अंदर ही लिखें, यहाँ पर जैसे दंतेवाड़ा में आप ऐसे एरो बनाकर यहाँ पर सारे जो डिटेल है ये लिख सकते हैं। इसके बाद टीन एस की बात करें तो दंतेवाड़ा जिले पर टीन एस क्लिक कर एकमात्र उत्पादक लिख सकते हैं। तो इस तरह आप एक ही मैप पर जितने भी खनिज है उनको लिख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं और उनकी विशेषता भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आप इसको एक साथ देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये आपके विजुअल मेमोरी को एक्टिवेट करेगा और जो याद करने का क्षमता है ये आपका बढ़ जाएगा। तो अब हम आते हैं तैयारी की कुछ सुपर स्मार्ट तकनीकों पर। पहला है डेली मैप स्टडी। रोज सुबह या रात को 15 मिनट अपने मैप पर नजर डालें और महत्वपूर्ण जगहों को दोहराएं। दूसरा है PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाइसेक्ट करें। सिर्फ सवाल हल ना करें बल्कि यह देखें कि CGPSC किस तरह के सवाल पूछता है, कहां से बार बार पूछता है। तीसरा, खुद को पढ़ाएं। जब आप किसी को कुछ समझाते हैं तो वह आपको और अच्छे से याद हो जाता है। और चौथा, जटिल जानकारी को याद रखने के लिए माइंड मैप का इस्तेमाल करें। ये टेक्निक आपकी याददाश्त को कई गुना बढ़ा देगी। तैयारी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन के लिए 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन वाला नियम अपनाएं। यानी जो आज पढ़ा है उसे कल, फिर 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद जरूर दोहराएं। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही नहीं बल्कि हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दें और परीक्षा से पहले टाइम सेट करके मॉक टेस्ट देना शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण है अपनी गलतियों का एनालिसिस करना। ये सारे स्टेप आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो ये थी CGPSC के लिए छत्तीसगढ़ के भूगोल की रणनीति। ये सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का प्लान है। इसे अपनाएं और आप खुद अपनी तैयारी में एक जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। अगर इस रणनीति से जुड़ा कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।